नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। दवाओं और वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए देश में बड़ी पहल की जा रही है। जानवरों की जगह अब लैब में मानव टिश्यू से विकसित अंगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में भारत सरकार की ओर से इसके लिए जरूरी नियम कानून और शर्तों की रिपोर्ट जारी होगी। इसके लिए न्यू ड्रग्स इन क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 में बदलाव किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका के बाद भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जहां कृत्रिम मानव अंगों पर क्लिनिकल ट्रायल होगा। ट्रायल में पैसे और समय की बचत होगी। दवा और वैक्सीन का प्रभाव भी बढ़ेगा। अभी ट्रायल में फेलियर रेट 80 से 90% है। नई व्यवस्था से सक्सेस रेट 80 से 90% तक हो सकता है। शुरुआती दौर में अस्पताल में भर्ती ऐसे मरीज जिनका सर्जरी होती है या ट्यूमर निकलता है या शरीर से जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, उसी टिश्यू से लैब में मानव अंगों को विकसित किया जाएगा। इन्हीं अंगों पर दवा या वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होगा। हालांकि छोटे जानवरों पर क्लिनिकल ट्रायल का विकल्प फार्मा और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के पास उपलब्ध रहेगा। पहले दौर में मानव टिश्यू से हृदय, लिवर, किडनी, ब्रेन, वेस्कुलर सिस्टम को लैब में तैयार किया जाएगा। नियम बनने के बाद बायोफार्मा कंपनियों को अस्पतालों से टाई अप का अधिकार होगा। दवा कंपनियां अस्पतालों से टिश्यू लेकर लैब में अंग विकसित कर सकेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिजी यात्रा ऐप की शुरुआत कर दी है। इस सुविधा के जरिए अब हवाई अड्डे पर एंट्री करते यात्रियों की पहचान उनके चेहरे से होगी। डिजी यात्रा के साथ हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए अब कागज रहित प्रवेश होगा। दिल्ली के अलावा 1 दिसंबर से ये सुविधा वाराणसी और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर शुरू हो गई है। सेवा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को आधार आधारित सत्यापन और एक सेल्फ इमेज कैप्चर का उपयोग करके डिजी यात्रा ऐप पर अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद अगले चरण में बोर्डिंग पास को स्कैन करना होता है और क्रेडेंशियल्स को हवाई अड्डे के साथ शेयर किया जाता है। एयरपोर्ट के ई गेट पर यात्री को पहले बार कोडेड बोर्डिंग पास को स्कैन करना होगा और ई गेट पर लगा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यात्री की पहचान और यात्रा दस्तावेज को मान्य करेगा। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद यात्री ई गेट से एयरपोर्ट में प्रवेश कर सकता है। यात्री को सुरक्षा क्लियर करने और विमान में सवार होने के लिए सामान्य प्रक्रिया का पालन करना होगा। डिजी यात्रा ऐप का बीटा वर्जन 15 अगस्त को डायल द्वारा लॉन्च किया गया था। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करती है। ये देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है। डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित है। इससे बोर्डिंग प्रक्रिया में तेजी आएगी और यात्रियों को चेकिंग के लिए लाइन नहीं लगानी होगी। इसके अलावा डिजी यात्रा हवाई अड्डे पर बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, क्योंकि यात्री डाटा एयरलाइंस प्रस्थापन नियंत्रण प्रणाली के साथ मान्य है और केवल निर्दिष्ट यात्री ही टर्मिनल में प्रवेश कर सकेंगे। डिजी यात्रा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि डिजी यात्रा के लिए नोडल निकाय है। स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल उत्तर प्रदेश के शहरों में अब स्वच्छता के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। 75 जिले 75 घंटे 750 निकाय नाम के अभियान से स्वच्छता के अभियान को पूरे प्रदेश में मिशन मोड पर लाने की शुरुआत की गई है। इसे जहां खास तौर पर कचरा डालने के स्थानों को साफ किया जाएगा, वहीं इन स्थानों का कुछ सुंदर बनाकर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। 1 दिसंबर से ही इसकी शुरुआत की गई है। शहरों में कई बार कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां जाने अनजाने कूड़ा कचरा डंप होने लगता है, पर यूपी में ऐसे स्थानों पर अब आपको सेल्फी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जी हां, साथ ही ये प्रयोग के तौर पर कई शहरों में कचरे फेंकने से रोक के लिए नगर निगम की चौकी भी होगी। ये चौकियां लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक तो करेंगी ही, लेकिन साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग अन्य कचरा ना डालें। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने जहां लखनऊ में इस अभियान की शुरुआत की, तो वहीं इसके लिए प्रदेश भर के 750 निकायों को भी एक्टिव किया गया है। यूपी में नया स्वच्छता अभियान 75 घंटों तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलाया जाएगा। इस नॉन स्टॉप अभियान के लिए लखनऊ में नगर निकाय के निदेशालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिससे लगातार अलग अलग स्थानों की मॉनिटरिंग की जा रही है।
750 नगर निकायों में स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां सफाई की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले कूड़े कचरे को इकट्ठा करने के लिए ऐसे संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया था जहां लोग कूड़ा डालते हैं। इसके बाद उन स्थानों की सफाई शुरू की गई। इसके लिए ट्रक जेसीबी से कचरे का निस्तारण कराया जा रहा है। नगर निकाय की निदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि पूरी तरह से ये निर्देश दिया गया है कि वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण और प्रबंधन कराया जाए। पूरी तरह से उन स्थानों की सफाई के बाद वहां सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। उसके लिए उन स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। महिलाओं की खेल प्रतियोगिता में पुरुष रेफरी व अंपायर की भूमिका निभाते दिख जाते हैं, लेकिन पुरुषों के खेल में महिलाएं ऐसी भूमिका निभाती नहीं दिखती। लेकिन अब की बार फीफा विश्व कप 2022 में 3 महिलाएं ऐसा करती दिखाई देंगी। वो न सिर्फ पुरुष खिलाड़ियों संग फुटबॉल मैदान पर दौड़ेंगी, बल्कि गोल हुआ कि नहीं, कॉर्नर व फाउल का इशारा भी करेंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की स्टेफनी फ्रिपाट, जापान की यामाशिता योशिमा व रवांडा की सलीमा मुकानसांगा की, जिन्हें कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में रेफरी की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। फीफा विश्व कप के 92 साल के इतिहास में ये पहली बार ये कार्य करने जा रही हैं। फीफा रेफरी समिति के अध्यक्ष पियर लुइगी ने कहा है कि पुरुषों के फीफा विश्व कप में पहली बार 3 महिला रेफरियों को शामिल किया गया है। कुल 36 रेफरी चुने गए हैं। इसके अलावा 69 असिस्टेंट रेफरी भी चुने गए हैं, जिसमें ब्राजील की नुजाबैक, मेक्सिको की करेन डियाज और अमेरिका की कैथरीन शामिल हैं। 38 वर्षीय फ्रांसीसी अधिकारी स्टेफनी विश्व कप के लिए सूचीबद्ध रेफरी में सबसे अधिक फेमस है। ये पहली बार नहीं होगा जब स्टेफनी ने फुटबॉल इतिहास में अपना नाम लिखा हो। स्टेफनी लीग 1 और यूईएफए चैंपियंस लीग खेल में रेफरी करने वाली पहली महिला भी थी। इसके अलावा इसी विश्व कप में उन्होंने मेक्सिको और पोलैंड के बीच हुए ग्रुप सी मुकाबले में चौथे अधिकारी के रूप में दायित्व संभाला था। 36 वर्षीय जापानी रेफरी यामाशिता योशिमी ने फ्रांस में 2019 महिला विश्व कप में अंपायरिंग करने के बाद लगातार दूसरे विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन के बीच खेल में और ओलंपिक खेलों में भी रेफरी के रूप में काम किया है, लेकिन कतर में फील्ड में उतरते ही वो एक इतिहास बनाएंगी। रवांडा की रेफरी सलीमा मुकानसांगा 2022 से फीफा के लिए कार्य कर रही हैं। फीफा 2022 के लिए रेफरी के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने कहा था कि उनका सपना पेशेवर बास्केटबॉल खेलने का था। ये खेल महंगा होने के कारण जब वो ऐसा नहीं कर सकी तो खुद को रेफरी के लिए तैयार किया। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। रामायण एक्सप्रेस के किराए में 20 से 30% तक की कटौती की जा रही है। इससे सस्ते में भगवान राम से जुड़े स्थलों का दर्शन कर पाएंगे। महंगे किराए की वजह से इस ट्रेन को पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे थे। ऐसे में अब इस ट्रेन में किराए में कटौती की गई। आईआरसीटीसी ने धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत की थी। इसमें अभी तक रामायण एक्सप्रेस ही चलाई जा रही है। आईआरसीटीसी को इस ट्रेन के उच्च किराए की वजह से कम 2 विशेष पर्यटन पैकेज रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेवा शुरू होने के 1 साल बाद ही रेलवे की तरफ से आईआरसीटीसी को इस विशेष ट्रेन का किराया कम करने के लिए मंजूरी दे दी गई। आईआरसीटीसी अभी तक स्वदेश दर्शन योजना की रामायण सर्किट पर इस ट्रेन की सिर्फ एक सेवा संचालित करने में सफल रही है। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन में 18 दिनों के पैकेज के लिए ऐसी तृतीय श्रेणी का किराया 62,000 रुपए है। इस ट्रेन को बेहतर गुणवत्ता वाले कोच और व्यवहारिक पर्यटन पैकेजों की मदद से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत शुरू किया गया था, लेकिन बेहद ऊंचे किराए के कारण आम लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। रामायण एक्सप्रेस दिल्ली से नेपाल के जनकपुर तक जाती है। वहां से फिर भारत आकर काशी होते हुए दक्षिण भारत का भ्रमण करती है। ये ट्रेन 17 रात और 18 दिनों की यात्रा कराती है। इस पर्यटन पैकेज में ट्रेन की यात्रा के साथ जहां जरूरत होती है वहां बसों में भ्रमण कराया जाता है। 1 दिसंबर 2022 का दिन टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से ऐतिहासिक दिन माना गया है। रावलपिंडी के मैदान में 112 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है और एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है। इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन 500 से ज्यादा रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के नाम किसी टेस्ट के पहले दिन सर्वाधिक 494 रन बनाने का पिछला रिकॉर्ड था। साल 1910 में टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन सबसे ज्यादा रन बने थे।
उस वक्त सिडनी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 494 रन बनाए थे। वैसे अब तक टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में केवल 4 दफा ही 500 से ज्यादा रन बने हैं। 3 बार इंग्लैंड ने और 1 बार श्रीलंका ने ये कारनामा कर दिखाया। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है जब टेस्ट मैच के शुरुआती दिनों में कोई टीम 500 से ज्यादा रन बना पाई हो। इंग्लैंड ने 1936 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में दूसरे दिन 588 रन बनाए थे। इस तरह टेस्ट मैच में एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के नाम में है। अगर आज खराब रोशनी की वजह से मैच नहीं रोका गया तो शायद 588 रन का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में गुरुवार को हुआ। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। मेहमान टीम की 4 बल्लेबाजों ने शतक बनाए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 75 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 506 रन बनाए। रावलपिंडी की सपाट पिच पर पहले खेलने उतरी इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों जैक और बेन डकेट ने 14वें ओवर में टीम का स्कोर 100 के पार कर दिया। क्रॉले ने 86 गेंदों में अपनी शतक पूरा किया। ये टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के किसी भी सलामी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक था। करीब 6 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले बेन ने भी शतक ठोका। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरे ओली पोप ने भी अच्छी शुरुआत की और पोप ने 104 गेंदों में 108 रन बनाए। देश की संसद में 3 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में 7 राज्यों के युवा छात्र छात्राएं विभिन्न विषयों पर देश को संबोधित करेंगे। वहीं पंजाब का प्रतिनिधित्व विभिन्न चरणों में होगा। इसके लिए पंजाब के सीमावर्ती कस्बे डेरा बाबा नानक की रहने वाली योगिता को चुना गया है। इस उपलब्धि के लिए योगिता गौरव महसूस कर रही हैं और कह रही हैं कि इसके पीछे उनके परिवार और शिक्षकों का सहयोग और ईश्वर का आशीर्वाद है। परिवार में खुशी की लहर है और कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की मेहनत से ही ये मुकाम हासिल किया है। योगिता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ये मौका मिलेगा और वो देश की संसद में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी जाएंगी। 3 दिसंबर 2022 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर देश की संसद में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर से केवल 7 युवा देश को संबोधित करेंगे। योगिता ने कहा कि उन्हें जो विषय मिला है वो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी पर है। योगिता ने अपनी सारी शिक्षा डेरा बाबा नानक के सरकारी स्कूल में और फिर सरकारी कॉलेज गुरदासपुर से की है। उन्होंने अब BA पूरा कर लिया है। शिक्षा के दौरान उन्होंने जिला स्तर और राज्य स्तर पर कई सांस्कृतिक और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस साल फरवरी में युवा संसद के लिए उन्होंने अप्लाई किया। उनका चयन आसान नहीं था क्योंकि देश के 25 राज्यों के बच्चे थे और सिर्फ 7 बच्चों का चयन होना था, जिनमें से एक अब योगिता है। उन्होंने कहा कि इस बड़ी उपलब्धि के लिए वो केवल भगवान के आशीर्वाद और अपने परिवार और शिक्षकों के समर्थन पर विश्वास करती हैं। योगिता एक शिक्षक बनना चाहती हैं और युवाओं से अपील करती हैं कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। ये बड़े गर्व की बात है और योगिता आज जिस मुकाम पर हैं वो अपनी मेहनत की वजह से है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।